हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने डाइसैकेराइड इकाइयों की। डाइसैकेराइड इकाइयों के बाद आज अपना नया टॉपिक है, वो है पॉलीसैकेराइड, स्टार्च सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन स्टार्च सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ठीक है। कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। डेफिनेशन कर चुके हैं अपन इसकी। देखिए स्टूडेंट, पॉलीसैकेराइड पॉलीसेकेराइड इंपॉर्टेंट है सर साहब। इसमें देखिए सेकेराइड क्या होगा? जो जल अपघटन पे जो जल अपघटन पर ये लिखवा चुका हूं मैं, जो जल अपघटन पर 10 से अधिक इकाइयां दे, मतलब बहुलक बता दे हुए, अधिक इकाइयां दे, वो क्या होती है? पॉलीसेकेराइड है। आपकी इसमें स्टार्च है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च 2 नंबर पे है स्टूडेंट्स, स्टार्च। और दूसरा कौन सा है? स्टार्च है पहला। इसमें बहुलक के रूप में सेल्यूलोज है और ग्लूकोजन है। स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लूकोजन, सेल्यूलोज और ग्लूकोजन। अब अपन को स्टडी किसकी करनी है इसमें? अपना पॉलीसेकेराइड सिलेबस में कौन सा है? स्टार्च। सेल्यूलोज के बाद में सर एक स्टार्च है सिलेबस में और एक आपके सेल्यूलोज है। इन दोनों को पढ़ेंगे, ग्लूकोजन को नहीं पढ़ेंगे, ये दो है, ठीक है। स्टार्च सेल्यूलोज स्टडी करेंगे। इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूं स्टार्च की। क्या आता है स्टार्च? पॉलीसेकेराइड है ये एक। पहली बात तो ये दो रूप में पाया जाता है। एक होता है स्टूडेंट एमाइलोपेक्टिन, एक होता है स्टूडेंट एमाइलोपेक्टिन, एक होता है एमाइलोस। एक तो होता है एमाइलोस, दो रूप में एमाइलोस, और ये एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पहले बता देता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें स्टूडेंट आपके बीटा डी, इसमें अल्फा डी है, और इसमें एक में तो अल्फा डी यूनिट होती है, और देखिए स्टूडेंट इसमें अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है। कौन सी यूनिट? अल्फा डी ग्लूकोज। 80 से 85% ये भाग बनाता है स्टार्च का। इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आएगा बताऊंगा। इसमें स्टूडेंट आपके C4, C1 और C4 और C4 क्या होता है? C1 व C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, प्लस इसके साथ में C1 व C4 होता है C1 और C6। इसमें ये दो बॉन्ड पाए जाते हैं, C1 कार्बन C4 कार्बन, C1 कार्बन C6 कार्बन। इसमें C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध। इंपॉर्टेंट ये है ग्लाइकोसाइडिक बंध, C4 व ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये परसेंटेज पूछा जा सकता है, इन दोनों पूछा जा सकता है। डिफरेंस क्या है? C1 C6, मतलब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड C1 कार्बन और C6 के मध्य है, C1 और C4 के मध्य है, C1 और C4 के मध्य है। अब मैं एमाइलोज की बात कर लूं पहले, ठीक है साहब। यहाँ पर देखिए आप स्टूडेंट, देखिए इसको एमाइलोज, एमाइलोज की बात कर लेता हूँ। आज ही मोन सेकेराइड जल अपघटन वाला पूरा हो जाएगा। एमाइलोस, एमाइलोज की बात करो, एमाइलोस भी कहते हैं, एमाइलोज भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टार्च किस किस में पाया जाता है? आपके जो पालक होती है उसमें स्टार्च मिलता है, फल में भी स्टार्च मिलता है, सब्जियों में स्टार्च मिलता है। अब इसमें मैंने बताया अल्फा डी, इसमें अल्फा की यूनिट लगा हुआ, और इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बताया। यहाँ पर H है और यहाँ पर अल्फा है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट? यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। N रूप में ये यूनिट बनेगी। दो बहुत सारी यूनिट होगी, 3 यहाँ पर 1 4, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अल्फा डी ग्लूकोज, इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो आएगा, बता देता हूँ मैं, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी इस एरिया पर भी जो C1 C2 C3 C4 कार्बन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है। इसी प्रकार से बहुत सारी यूनिटें होती हैं, तो मैं इसको ऐसे कर दूं, डैश 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 ऐसे कर दूं, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है इसी प्रकार से, और यूनिट होती है। ये C1 कार्बन होगा, ये C1 होगा, और ये C4 होगा। ये C1 है, ये इसका C4 है, ठीक है। यहाँ पर HOH, यहाँ पर क्या आता है, HOH आता है, यहाँ पर OH आता है, और यहाँ पर क्या आता है, H और CH2OH। यही तो है अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पर CH2OH, ये यूनिट आपको बनानी नहीं आएगी ना स्टूडेंट, आप इसको नहीं बना पाओगे, इसलिए आपके लिए ये जरूरी है बनाने सीखना। H होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन इस प्रकार से, ये 2 नंबर कार्बन HOH, 3 पे OH ऊपर, H नीचे, इसी प्रकार से। अगर समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड, पिछला लेक्चर देखो, उसमें आएगा, ये करवा चुका हूं स्टूडेंट। यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर CH2OH। इसी प्रकार से इस यूनिट में CH2OH, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर H, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये यूनिट है C1 की और C4 की, C1 की और C4 की, C1 और C4 की। यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, तो मैं यहाँ से H2 रिलीज करने के बाद में इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, H2O, ऐसे आएगा ये, H2O हो जाएगा, यहाँ से भी H2O होगा, H2O, H2O, एक ऑक्सीजन तो बच रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट। एक यूनिट ये हो गई, यहाँ से भी H2O रिलीज करवा दूं, एक यूनिट ये हो गई, इस प्रकार से। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट पाई जाती है। अल्फा मतलब ओ समूह नीचे होता है, इसलिए अल्फा लिखते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज के पाए जाने के कारण ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अल्फा डी अल्फा डी अल्फा डी, ये समझ गए। अल्फा डी ग्लूकोज एमाइलोपेक्टिन में बनाने वाला हूँ। ये स्टूडेंट आपके 15 से 20% भाग बनाता है स्टार्च का। दूसरा इसमें पार्ट आता है एमाइलोपेक्टिन, ये भी हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपके, ठीक है। अब क्या देखने वाले हैं हम, एमाइलोपेक्टिन C1 और 16, 14 और 16, 14 और 16, ठीक है। अब देखिए, मैं एमाइलोपेक्टिन की बात करने वाला हूँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये। अब एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन देखिए सर स्टूडेंट, इसमें देखिए एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ये बता चुका हूँ मैं। एमाइलोपेक्टिन का माजरा वही है स्टूडेंट, लेकिन इसमें बॉन्ड दो आ जाते हैं। एक तो आ जाता है आपके C1 और C4, C1 कार्बन C4 कार्बन, एक होता है आपके C1 और C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। C1 C4 का है ही, C1 C4 का है ही, C1 और C6 का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब देखिए, ये यूनिट ऐसे जोड़ दूं, अब यहाँ से ये यूनिट है, अल्फा है मतलब यहाँ पर H है, और यहाँ पर क्या है, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पर OH है। आ गया समझ में। अब इसकी एक यूनिट और बना रहा हूँ इसी प्रकार से, ये और देख लीजिए, इसमें H है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर H है, 2 यूनिटें बना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी ग्लूकोज की एक यूनिट बनाता हूँ मैं, मैंने नाम क्या दिया इसको, अब यहाँ पर देखिए HOH, HOH, यहाँ पर HOH, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन ये है, HOH है,
5 नंबर कार्बन ये है। अब 6 नंबर कार्बन देखिए स्टूडेंट, CH2OH, CH2OH ऐसे होता है ना 6 नंबर कार्बन। यहाँ से 6 नंबर कार्बन यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से आपको H2O रिलीज करवाना है। क्या करवाना है? H2O रिलीज। H2O रिलीज हो जाएगा C1 कार्बन ग्लूकोज का, और यहाँ से यहाँ पर भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का C6 कार्बन यहाँ पर से रिलीज हो जाएगा। और रिलीज होकर क्या बनेगा स्टूडेंट? सिनेरियो ऐसा बनेगा, ऐसा ही यहाँ पर होगा। तो मैं सिनेरियो ऐसे लिख देता हूँ, बहुत सारी यूनिट होती है इसकी, तो ये सिनेरियो ऐसा बनेगा। मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई आपत्ति तो नहीं है? यहाँ पर ऑक्सीजन CH2OH, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर ये, तो ये बॉन्ड है, ये कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक। ये है आपके C1 और C6 ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, साइडिक बंध, C1C6 ग्लाइकोसाइडिक बंध। इस प्रकार से, अब इसी प्रकार से ये जो यूनिटें हैं ना मैंने करवाई है, इसी प्रकार से ये यूनिट जुड़ी होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, यहाँ पर फिर से H होता है, यहाँ से इस प्रकार से सेम इसी प्रकार से सिनेरियो चलता है, क्योंकि ये बहुलक के रूप में होता है। ठीक है गाइस, इसे बना लीजिए। ये आपके बॉन्ड मैंने दर्शा दिया, इधर C1 के मध्य है और C6 के मध्य है। इसी प्रकार से बॉन्ड होगा N प्रकार की यूनिट। मैं इसको ऐसे दे देता हूँ, ऐसे लिख दिया, मतलब और यूनिट है भी है। बनाइए एमाइलोपेक्टिन, ये आपके 80 to 85% ग्लूकोज स्टार्च का भाग बनाता है। इसके बाद में सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी इजी है स्टूडेंट। सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज की एकलक इकाइयां जुड़ती है। ये हो गया एमाइलोपेक्टिन। अब देखिए सेल्यूलोज, एमाइलोपेक्टिन देख लिया दोस्त। अब देखिए सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। पहली बात तो ये अब अलग है स्टूडेंट, ये सेल्यूलोज जटिल कार्बनिक पदार्थ है। दूसरी बात है इसमें इकाइयां कोशिका भित्ति का अवयव है। सेल्यूलोज लास्ट पॉलीसेकेराइड है सेल्यूलोज। जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ बायोलॉजी वाले सर बताते होंगे। अपने इसमें केमिस्ट्री है तो अपन केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री पूछी जाती है। इसमें स्टूडेंट आपके बीटा डी ग्लूकोज की इकाई मिलती है। कौन सी मिलती है? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी मतलब OH ऊपर की साइड, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज की इकाइयां इसमें मिलती है। C1 व C4 वाला ही रेशियो चलेगा इसमें भी। C1 व C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाएगा, साइडिक बंध। C1 व C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होता है? प्रेजेंट होता है इसमें। देखिए स्टूडेंट, बीटा का मतलब है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ अब की बार। 1 2, लगभग 3 यूनिट से आपका काम चल जाता है। 3, ठीक है। अब यहाँ पर OH अब की बार यहाँ पर साइड, H नीचे। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा स्टूडेंट? ये तो 4 नंबर कार्बन है, H ऊपर और OH नीचे। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? OH ऊपर, यहाँ पर H ऊपर, और यहाँ पर H नीचे, यहाँ पर OH नीचे, ठीक है। बीटा की है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? HOH, H OH, HOH, HOH की यूनिट है बीटा है, मतलब OH ऊपर है। इसमें इस प्रकार से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना हुआ है। अब इसका बॉन्ड देखिए स्टूडेंट, ये H2 हो जाएगा, ना कि ये जाएगा, ये H2 हो जाएगा। यहाँ पर HOH आ गया, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर CH2OH आ गया 6 नंबर कार्बन का, यहाँ पर H आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर CH2OH आ गया, यहाँ पर H आ गया।
यहाँ पर आपके H आ गया, OH आ गया, OH आ गया, H आ गया, और यहाँ पर आपके क्या आ गया, H आ गया, OH आ गया। अब यहाँ से जो आपके OH ग्रुप है, ये जो OH है C1 और आपके C4 के मध्य, मैंने किसके मध्य बताया, C1 और C4 के मध्य। तो यहाँ से ये H2 ब्रेक हो, इस प्रकार से देखो स्टूडेंट, ये निकल जाए, देखो ये यूनिट में पहले निकाल के बता रहा हूँ, ऐसे निकल जाए। निकलने के बाद में स्टूडेंट ये बॉन्ड बनेगा ना ऐसे, अब की बार तिरछा बनेगा स्टूडेंट, तिरछा बनेगा तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा ऐसे, ये ऑक्सीजन, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा होगा, अच्छा यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, यहाँ पर तो वही सिनेरियो है HOH वाला, यहाँ वही है OH वाला, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH2OH है। ये उतारी, इसमें बीटा डी ग्लूकोज की इकाई होती है, बीटा डी ग्लूकोज है, क्योंकि OH समूह ऊपर की साइड है, मतलब ऊपर की साइड है तो OH समूह इस साइड है, उतार लीजिए। इसके बाद में अपन प्रोटीन पढ़ते हैं, प्रोटीन है, प्रोटीन की बात है, इसमें एमिनो अम्ल, ठीक है, पहले एमिनो अम्ल पढ़ लेते हैं, फिर प्रोटीन के बारे में अपन ज़्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रोटीन भी है, पहले एमिनो अम्ल देख लीजिए। एमिनो अम्ल में मैं आज का बेसिक बता देता हूँ आपको, एक इसकी सारणी प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब क्या है, उतार लिया। अब आता है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल यानी आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए, आरएनए, एमिनो अम्ल पाया जाता है, आनुवांशिक को निर्धारित करने वाले, यानी ये जैव अणु होते हैं एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आवश्यक, एक होते हैं अनावश्यक। एक तो होते हैं आवश्यक, एक होते हैं अनावश्यक। आवश्यक एमिनो अम्ल, एक अनावश्यक एमिनो अम्ल, दो प्रकार के एमिनो अम्ल है, अनावश्यक एमिनो अम्ल। और इसमें स्टूडेंट जो आपके टोटल है ना, ये टोटल है 20, टोटल कितने हैं, टोटल एमिनो एसिड कितने हैं, टोटल एमाइनो एसिड, ये आपके 20, इसकी लिस्ट है वो एनसीईआरटी में, ठीक है। आवश्यक यानी जो कम मात्रा में परंतु शरीर के लिए आवश्यक, शरीर के लिए आवश्यक, इसका ढांचा भी देने वाला हूँ स्टूडेंट में, क्या होगा, और अनावश्यक शरीर में ही बन जाते हैं, शरीर में ही बन जाते हैं, बाहर से लेने की जरूरत नहीं, बाहर से प्राप्त करने की जरूरत नहीं। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, एमिनो अम्ल में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल है, वही अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, कूट जाता है एमिनो अम्ल का, ठीक है, वो कूट है, वो इस प्रकार से आपके डीएनए आरएनए में पाया जाता है, और डीएनए पाए जाने के कारण आपके डीएनए के निर्धारण करता है ये। इसमें स्टूडेंट आपके केमिस्ट्री वाले में देखो क्या पोर्शन है, इसमें स्टूडेंट आपके केमिस्ट्री में एन एन टर्मिनल, एक तो आता है एन टर्मिनल, एक आता है सी टर्मिनल, इसको वहां पर लिख देता हूँ। ये देखिए COH है, यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर NH2 है। ये एमिनो अम्ल का नॉर्मली क्या है, फ्रेमवर्क माने इसका फ्रेम है। एमिनो अम्ल नॉर्मली इस रूम में आपका पाया जाता है। अब एमिनो अम्ल में दोनों ग्रुप अवश्य पाए जाएंगे, एक तो एमीन, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक तो एसिड ग्रुप पाया जाएगा,
एसिड ग्रुप पाया जाएगा जिसे आप सी टर्मिनल टर्मिनल बोलेंगे, सी सिरा, एक आपके एन सिरा, एन टर्मिनल। यहाँ पर बता देता हूँ स्टूडेंट, इसी से 2-3 सवाल हो जाएंगे आपके। सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, यानी सी एसिड वाला और एन टर्मिनल ये होता है आपका बेसिक, क्योंकि इसमें एमीन ग्रुप है तो ये बेसिक ग्रुप में पाया जाता है, बेसिक। और ये आपके पाया जाता है एसिडिक फॉर्म में, एसिडिक। जब COH किसी एमिनो अम्ल में CO समूह ज्यादा हो तो एसिडिटी इंक्रीज होगी और इसे बोलेंगे अपन। एक है स्टूडेंट, आप कौन सा अम्लीय एमिनो अम्ल, अम्लीय एमिनो अम्ल, अम्लीय एमिनो अम्ल वह अम्ल अम्लीय प्रकार का होगा जिसमें COH समूह क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है। इसी प्रकार से जिसमें N समूह ज्यादा हो, N की पावर बढ़ जाए, उसे बोलेंगे अपन क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल क्या बोलेंगे, क्षारीय एमिनो अम्ल ये बोलेंगे। ये उतार लीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट ये आपके इस प्रकार, अब इसमें आता है अल्फा बीटा गामा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, अल्फा बीटा गामा स्थिति के आधार पर, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा एमिनो अम्ल CO समूह की स्थिति के आधार पर, CO समूह की स्थिति के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। स्थिति के आधार पर, स्थिति क्या है उनकी, उसके आधार पर क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्थिति के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। अब मैं इसी की बात करूं, CO समूह से अगला कार्बन, CO समूह से अगली साइट अल्फा, CO समूह से अगली साइट अल्फा, अगर CO समूह के बाद में 2 नंबर कार्बन है, 2 नंबर एग्जाम्पल ये लूं, अगर मैं CH2 कर दूं यहाँ पर और यहाँ पर CH2 कर दूं, यहाँ पर भी क्या कर दूं, CH कर दूं, COH कर दूं, यहाँ पर CH2 कर दूं और यहाँ पर आपके NH2 कर दूं। 2 नंबर साइट ये है। इसमें कौन सी स्थिति बनेगी, इस समूह को पकड़ो, इससे अगली साइट है देखो, ये अल्फा, ये बीटा स्थिति। एक और हो जिसमें अपन गामा स्थिति लगते हैं, क्या है गामा, जिसमें एक CH2 को और बढ़ा दो आप, 1 2 3 और यहाँ पर COH, ठीक है, और यहाँ पर क्या है NH2। तो CO समूह से ही लेना है, याद करना, CO समूह से लेंगे अल्फा, बीटा और गामा। ये उतार लीजिए, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों प्रकार के एमिनो अम्ल आवश्यक भी हो गए और अनावश्यक भी हो गए। और CH2 और NH2 समूह जिसमें बराबर हो वो उदासीन। यहाँ पर लिख देता हूँ, COH बराबर NH2 ग्रुप, इसमें भी NHCO ग्रुप, वो न्यूट्रल, न्यूट्रल एमिनो एसिड से न्यूट्रल एमिनो एसिड बोलेंगे, न्यूट्रल एमिनो अम्ल। चमका के नहीं चमका, उतार लीजिए। एमिनो अम्ल है जिसमें आपको 3-4 एमिनो अम्ल है, उसको याद करना है, ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। इसमें एमिनो अम्ल बस पूछ लिया जाता है, आवश्यक कौन सा है, अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं वो पूछ लिए जाते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। जो मेन बात है वो मैंने आपको इसमें करवा दी है, और जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा आपके एमिनो अम्ल से आपके कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से है। एक ज्विटर आयन और आता है स्टूडेंट, क्या आता है, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन वो और देख लीजिए, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन की बात इसमें H+, ठीक है। ज्विटर आयन देख लीजिए। एक और आता है ज्विटर आयन, वो बता भी चुका हूँ स्टूडेंट में पहले, लेकिन इसमें भी और आता है, एक ज्विटर आयन की स्थिति आती है। ज्विटर आयन क्या है, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन का एग्जांपल एलानिन, वही लेके करते हैं, CH2 है,
सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, ठीक है, और यहाँ पर NH2 है। अब ये एक दूसरे में, यहाँ पर लोन पेयर है स्टूडेंट, अब यहाँ पर इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक में रहते हैं, यानी ना तो ये ज्यादा सांद्रता न ही इसकी कम, दोनों की इक्वल हो जाए। अब ये क्या करता है स्टूडेंट, ये बॉन्ड तोड़ सकता है ऑक्सीजन, En ज्यादा है, ये H प्लस इस NH2 के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा। NH3 जैसे ही यहाँ पर अपने लोन पेयर, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये H2 NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार से, और ये जो C डबल बॉन्ड है ये CH2 है और ऑक्सीजन, ठीक है, दो इसके पास लोन पेयर है। अब देखो स्टूडेंट, इसके पास कितने लोन पेयर है, इस प्रकार से 6 बॉन्ड बना सकता है। कितने बनाए हैं इसने, एक एक ही बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन ने, तो दो ये रहे और दो 6 रहे। इसने कितने बॉन्ड बनाए, दो बना लिए, यानी इस पे एक लोन पेयर मिलेगा, ये आपके 6 रहे, इस प्रकार से। तो इसे बोलते हैं अपन, ये जो सिनेरियो कहलाता है ज्विटर आयन, क्या कहलाता है, ज्विटर आयन, यानी ज्विटर आयन वह आयन जिसमें क्या होता है, OH से H प्लस निकल के क्या चला जाता है NH2 के पास, NH2 से H प्लस, इस प्रकार से एक दूसरे के साथ है साम्य अवस्था में रहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, ज्विटर आयन, इसे बोलते हैं ज्विटर आयन। ये और उतार लीजिए, कार्बोक्सिलिक समूह है H प्लस, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है, H प्लस आयन, और द्विध्रुव आयन, उभयनिष्ठ आयन भी बोलते हैं इसे। उतार लीजिए, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।